हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं अभी ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है इसके डिटेल शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ। ठीक है, डिटेल शॉर्ट नोट्स होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस जो है अभी आप पहले ये नोट्स पढ़ो और कंप्लीट चैप्टर को, ये अभी जो मैं करवा रही हूँ इस वीडियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर को इससे पढ़ो और रिवाइज करो। और अभी कुछ टाइम के बाद में मैं इसका क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। ये पहले इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि तुम लोग पहले इसका पूरा क्वेश्चन वगैरह, मतलब क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए, ताकि अपन इसके बेसिस पे अपन नीट के पीवाईक्यूज कर लेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि हेल्पफुल होगा किन के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग वाले एस्पायरेंट्स के लिए, साथ में पैरामेडिकल वाले एस्पायरेंट्स के लिए, और भी नर्सिंग वाले जो बच्चे देखना चाहते हैं तो देख सकते हो यार, क्योंकि पूरा नीट का जो आपका सिलेबस होता है वही है। नीट वाले जो नोट्स होते हैं, बड़े बड़े नोट्स हैं, उनको एक कंपाइल करके छोटे से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि इन शॉर्ट नोट्स डिटेल शॉर्ट नोट्स है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज करने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ कि फॉर्मूला पे 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से हो जाएगा। ऐसे तो इस चैप्टर में फिर 2-3 ही फॉर्मूला बनते हैं कि ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख लो, या फिर लैम्डा वाला फॉर्मूला लर्न कर लो। सिर्फ लर्न करने से नहीं, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स में हर एक पॉइंट कवर होना इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को लेना इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स में है। तो आप ये चीज़ पढ़िए, इसके बाद में रेडी रहिए, अपने चैप्टर को एकदम मुट्ठी में कर लीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन की जो वो है वीडियो रिलीज़ कर दूंगी, या फिर क्वेश्चंस के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो, क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाऊँ या फिर पीडीएफ अपलोड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे पहले। देखो, इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैसा वाला टॉपिक कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग। ये रहा अपना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है, एक मेटल होगा, एक मेटल, मान लो ये एक मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर फोटोन की, मतलब पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन गिर रहा होगा इसके ऊपर। फिर ये जो मेटल सरफेस है वो हमारा क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। देखो यहाँ पे ये है अपना मेटल, मेटल के ऊपर कोई फोटोन गिर रहा है पर्टिकुलर एनर्जी का, है ना, और इस एनर्जी की वजह से ये जो अपना मेटल है ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये एनर्जी जो है किसके फॉर्म में आ रही होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही होगी। ठीक है, और ये जो मेटल है, मेटल, इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे होंगे कि मेटल जो है उसका एक वर्क फंक्शन होगा। मतलब वर्क फंक्शन क्या होगा, मेटल की खुद की एक खुद, मतलब मेटल अपनी शर्त रख रहा है। ऐसे मान लो कि अगर तुम मेरे ऊपर इतने अमाउंट की एनर्जी डालोगे तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, अगर आप नहीं डालोगे तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो ये यही कहना चाह रहा है कि वर्क फंक्शन जो है फाई, फाई का मतलब है कि ये मेटल पे अगर मैं एच न्यू नॉड एनर्जी डाल देती हूँ, एच न्यू नॉड एनर्जी का फोटोन डाल देती हूँ, तो फिर ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एमिट कर देगा। ठीक है, अब इसको ही देख लिया है, तो सबसे पहले यही चीज़ें देख लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, कि अगर जो फोटोन आ रहा है, मान लो जो एमिटिंग फोटोन है जो कि अपने मेटल सरफेस के ऊपर आ रहा है, उसकी एनर्जी, ये वाला केस पढ़ा रही हूँ अभी के लिए, मतलब बता रही हूँ, है ना। इस एमिटिंग फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, एच सी अपॉन लेमडा होती है। ठीक है, अभी के लिए न्यू नॉड और लेमडा नॉड को छोड़ो, ये क्या है, ये असली में ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और ये है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी, उससे पहले ये केस देख लेते हैं कि एनर्जी जो एमिटिंग फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो अगर ज़्यादा है फाई से, मतलब फाई का मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उनको कुछ। ये बताती हूँ काइनेटिक एनर्जी कहाँ से। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि एक मेटल है, मेटल के ऊपर किस पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन गिर रहा है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। ठीक है, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी मिल रही है मेटल को जो कि उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी डाल रहे हो तुम, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, या फिर उससे ज़्यादा डाल रहे हो तो भी रिलीज होंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने इससे ज़्यादा डाल दिया, तो मेरा जितना एनर्जी इसमें लगा फोटोन रिलीज करने में, उससे तो फोटोन रिलीज हो गया, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितनी एनर्जी लगी वर्क फंक्शन की, वो तो वर्क फंक्शन के बराबर हुई, और उससे क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। और जो बची हुई एनर्जी है उससे हमें क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको क्या मिल गई, एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई, जिससे कि क्या होगा, फिर जिससे कि क्या होगा, इससे हमारी होगी फोटो करंट डेवलप होगी। ठीक है, ये चीज़ें देख रहे हैं अपन। अब इसमें केस 1 में क्या है, अगर इमिटिंग फोटोन जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो क्या होगा, इमिटिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, इमिटिंग फोटोन की कम होगी, किससे, वर्क फंक्शन वाले वेवलेंथ से, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी कितनी मिलेगी फोटोन को, देखो मैं बताती हूँ।
अगर मुझे कोई लेवल किसी गेम के अंदर ऐसे होता है ना कि मुझे इस लेवल से इस लेवल तक जाना है, जिसके लिए मुझे कुछ कॉइन्स इकट्ठा करने होंगे इस लेवल पे जाने के लिए। अगर मैंने कुछ कॉइन्स इकट्ठा कर लिए तो मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी। मान लो मैं इस लेवल पे हूँ, 0 पे हूँ, मुझे 20 कॉइन्स को इकट्ठा करने हैं तो मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी। और अगर मैंने 20 से ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठा कर लिए तो मैं जो मेरे 10 कॉइन्स है वो लेके आगे भाग सकती हूँ, ठीक है। और मैं तब तक भाग सकती हूँ जब तक ये 10 कॉइन मेरे 0 ना हो जाए। ये चीज़ समझ रहे हो? यही चीज़ इसमें है कि देखो मैंने कोई एनर्जी डाली जिसमें मान लो 20 वोल्ट जो है, मतलब जितना भी ये 20 कॉइन्स जो है ये मेरे खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, 20 कॉइन्स खर्च हो गए। तो और मेरे पास अब 10 कॉइन और है, मैं 30 कॉइन लेके आई, 20 कॉइन मेरे इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गए, अब मेरे पास 10 कॉइन और बचे। इन 10 कॉइन का क्या यूज़ करूँगी मैं? ये 10 कॉइन जो है मुझे आगे भगाने में काम आएंगे, ठीक है। मतलब ये 10 कॉइन जो है इससे इलेक्ट्रॉन आगे भागेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो ये हम लेके आए हैं एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड, फिर थ्रेशोल्ड बोल रही हूँ, सॉरी, जो एनर्जी हम लेके आए हैं, फोटोन लेके आए हैं, माइनस कौन सा? वर्क फंक्शन, जो कि क्या होगा? अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे, जो कि क्या करेगा? फोटो करंट क्या करेगी? डेवलप करेगी, ठीक है। तो अगर इमिटिंग फोटोन की एनर्जी जो है ज़्यादा है किससे? वर्क फंक्शन से, मैं कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा होगा और फोटो करंट भी डेवलप हो रही होगी। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, केस 2, कि जिसमें इमिटिंग करंट जो है वो इक्वल है किसके? फोटो करंट के। देखो यहाँ पे मैं 20 कॉइन लेके आई, मैंने 20 कॉइन इस बॉक्स में खर्च कर दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा आगे भागने के लिए, तो मेरा इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो गया, 20 कॉइन से इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो गया। वही इतनी एनर्जी, 5 के बराबर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो जाएगा, तो 5 के बराबर एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। इसमें जो है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, इमिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, अच्छा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और ये इमिटिंग वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की क्या होगी? इक्वल होगी। तो अपना ये वाला फॉर्मूला लगा के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वल है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें फोटो करंट डेवलप नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, केस 3, जिसमें फोटो करंट कह रही हूँ, फोटोन जो इमिटिंग फोटोन जो है उनकी एनर्जी जो है कम है अपने किससे? वर्क फंक्शन से कम है, वर्क फंक्शन से कम है। मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं 20 कॉइन भी नहीं ला पाई, गेम के इस लेवल तक पहुंची और मैं 10 कॉइन ही लाई, ठीक है। अब 10 कॉइन पे तो ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज नहीं होंगे, ये लेवल भी क्रॉस नहीं किया मैंने 10 कॉइन में, तो समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज नहीं होंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हुआ है तो ये तो कोई बात ही नहीं होती कि फोटो करंट का अपन डिस्कशन भी करें, ठीक है। लेकिन इसमें और सेकंड पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो फोटो करंट जो है वो भी नहीं होगा, है ना। ना इसमें ना इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ना इसमें कोई फोटो करंट डेवलप हुई, ठीक है। ये हो गया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो हम कुछ फोटोन की कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन की, है ना। फोटोन जो है उसकी स्पीड जो है वैक्यूम में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक है, वैक्यूम में। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? मोमेंटम पी जो होता है वो E/c होता है, जो कि h/λ होता है, ठीक है। याद रखना, मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c h/λ। ये मोमेंटम कहाँ से आया है? ये आप E = mc² जो होता है, इसमें m/c जो है, m/c, इसको p रख के आप कुछ करके ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने बताया है बस रेफरेंस, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है? E/c और h/λ आ जाता है, क्योंकि E = क्या होता है? hc/λ। देखो E/c, E की जगह मैंने लिखा hc/λ, तो C से C कैंसिल हो गया तो h/λ आ गया मेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन वही E = mc² से m = E/c², E/c², E की वैल्यू रखी मैंने hc/λ, तो h/λc आ गया। और h/λ जो है ये मेरा क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो p/c आ गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है वो 0 होता है, बिल्कुल। ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, थ्योरेटिकल नहीं है ये चीज़, पर आ जाता है 1 वर्ड वाला। टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है किस टाइम पे? कोलिजन के टाइम पे। जैसे कि मान लो एक फोटोन आया, ये है मेरा m मास की कोई बॉडी है, मैटर है कोई, उसके अंदर एक इस मोमेंटम का फोटोन आया, ठीक है। ये सेम वैसा ही होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जो कि अपन पहले सेंटर ऑफ मास और कोलिजन में पढ़ते हैं ना, जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो जाता है ना, वही वाली चीज़ है, ठीक है। आया, इससे टकराया तो इसको, इस मास को कुछ वेलोसिटी दे देगा ये फोटोन, तो पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? h/λ। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा h/λ, क्योंकि ये तो 0 वेलोसिटी है इसकी। यहाँ पे आके देखेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा? mv। तो p = ये इनिशियल मोमेंटम ऐसे लिख लो, चाहे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना है? h/λ, और फाइनल कितना है? mv, ठीक है, हो गया। मतलब आपको अगर ऐसे वाला क्वेश्चन दे दिया तो आपको मोमेंटम कंजर्व करवाना है ना। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि अपन इजीली ये वाली चीज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं।
एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब लेस देन 1%। इस चीज़ का क्या मतलब है, मेटल के ऊपर मान लो मैंने 1000 फोटोन डाले है ना, तो ज़रूरी नहीं है मैं 1000 फोटोन डाल रही हूँ तो 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ही होंगे, नहीं, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 1% है। मैंने 1000 फोटोन डाले तो हो सकता है मेरे 10-12 फोटोन क्या है रिलीज, फोटोन जो है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, वी नॉट कर दो, वी एस कर दो, वी एस करते तो ज़्यादा बेटर रहता, कोई बात नहीं है, वी नॉट करती है ना। डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल असली में होता क्या है ये एक्सप्लेन करने में, देखो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा मान लो, तो उसकी एक पॉइंट पे आते आते जहाँ पे ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये असली में ऐसे माना जाता है कि फोटोन की मतलब अपन देख रहे हैं तो अपन को ऐसे लग रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस से टकराने के बाद खत्म हो रही है, ठीक है, या फिर किसी मैटर से टकराने के बाद खत्म हो रही है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कई बार उसका कोलिजन से पहले ही खत्म हो जाती है, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है E इंटू वी नॉट। ये वी नॉट जो है ये अपना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और E वी नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होती है, यहाँ से हमने देखा E आई माइनस 5, ठीक है, ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर हो रहा है तो, वैसे तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखो इमिटिंग फोटोन जो है, इमिटिंग फोटोन इसकी एनर्जी मैं लिख रही हूँ एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा, और जो मेरा वर्क फंक्शन है वो मैं लिख रही हूँ एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। ये क्यों लिखा है, देखो लेमडा नॉट ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी मैं फ्रीक्वेंसी डालूंगी जिसके ऊपर ये क्या है वर्क फंक्शन, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए मेटल से, और अपना जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो एक ऐसी मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे क्या हो जाए मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल से एमिट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ थी बस सिंपल सी, और इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा कि न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। यहाँ तक अपन आए, अपन ने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, हमने देखा था ना Q इंटू E होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं अपन। अच्छा ये वही चीज़ आ गई वापस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू नॉट, ये मैंने वापस ऐसे लिख दिया, समझ तो गए हो ये चीज़ है ना पीछे। अब आगे देखते हैं अपन क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी आती है आइंस्टाइन वाली है ना, वो आगे देख लेंगे, ये तो बहुत छोटा सा है लॉज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन, ये चीज़ मैंने अभी अभी बताई आपको, एमिशन कब होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट कब होंगे, जब आपकी जो इमिटिंग फोटोन जो है उसकी एनर्जी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, सॉरी, इमिटिंग फोटोन जो है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है और जाते जाते पॉजिटिव में मैक्स भी हो सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, ये तो वही चीज़ हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर फोटोन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फोटोन की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता, ठीक है। ये डिपेंड ही नहीं करता इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर फोटोन पे, कौन, काइनेटिक एनर्जी, साथ में VSB जो कि अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, जबकि ये फोटोन के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है, अब करंट जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, लाइट की कितनी इंटेंसिटी आएगी यही तो डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन ही तो करंट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है नो टाइम गैप बिटवीन इमिशन एंड इंसिडेंस ऑफ फोटोन, जैसे यहाँ पे हमारा इमिशन हुआ फोटोन का और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन निकल गए, फोटोन का इमिशन हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन निकल गए, इन दोनों चीज़ों के बीच में बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि बलून का फूटना, हमने पिन चुभाया और तुरंत फट गया, है ना, ऐसे नहीं हुआ कि धीरे धीरे हवा निकल रही है बाहर, ठीक है, वही चीज़ इसमें हो रही है। अब आते हैं ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ कौन कौन से हैं, देखो
VS, ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरफ, ठीक है। H/E इस ग्राफ में इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि आपको स्लोप पूछा जाता है ना, ये चीज़ तो नीट में भी आ रखी है ना, ये तो आपको भी पूछ लेगा, ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये फाई दिखाएगा आपका, वर्क फंक्शन होगा, ये मेटल ए के लिए है, ये एक ए मेटल है, ये अपना एक बी मेटल है, ठीक है। ए मेटल जो है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है बी मेटल की ज़्यादा है ए से, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से ज़्यादा है। और ये ग्राफ देखो पीछे आते आते इसको कट कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है, और ये जो चीज़ दिखा रहा होगा ये आपका दिखा रहा होगा वर्क फंक्शन को, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप होगा H/E। नेक्स्ट देखते हैं अपन फोटो करंट में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ। फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ बनाया हमने, तो जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फोटो करंट जो है, देखो पहले वाले केस में I2, दूसरे वाले केस में I1, लेकिन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब हम देखेंगे रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल लेकिन ये रिटार्डिंग पीछे की तरफ है, नेगेटिव, तो रिटार्डिंग रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो फोटो करंट जो होगी आपकी सेम होगी। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, S1 वाला ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, और S2 वाला कम है। ये ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोटो करंट और इंटेंसिटी में ग्राफ, है ना। इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो आपका फोटो करंट अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोटो करंट के, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल लाइट सोर्स की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, E/A/T, है ना। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को अपन इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैंने इस तरह से लिखा, एनर्जी मेरी H इंटू न्यू होती है, Hc/λ होती है। अब कहोगे ये n कहाँ से आ गया, ये n है नंबर ऑफ फोटोन। अगर एक फोटोन आया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, h न्यू, 2 फोटोन आए तो 2h न्यू, 3 फोटोन आए तो 3h न्यू, ये वही चीज़ है, ये n आ गया। नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ समझ आई आपको। और इंटेंसिटी जो है आपकी फोटो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला E/AT, इंटेंसिटी को रटने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो इंटेंसिटी क्या होगी, एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे और पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी आके गिर रही है, वही होगा, इसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है सैचुरेशन करंट के, ठीक है। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड करंट, मैक्सिमम काइंड ऑफ मैक्सिमम करंट को कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है पॉइंट सोर्स के लिए अलग होती है, लाइन सोर्स के लिए अलग होती है। पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल, लाइन सोर्स के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स है, वाह, ये एक पॉइंट सोर्स है, इससे यहाँ पे r डिस्टेंस है और इससे यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है। r इस पॉइंट से तो आपका एनर्जी निकल रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है, ये सोर्स है, और ये r डिस्टेंस पे, ये 2r पे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, देखो I जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है, तो यहाँ पे I 1/r² हुई, तो यहाँ पे I डैश जो हुआ 1/r², जो कि 2r², तो ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो I/4 होगी, ठीक है। ये चीज़ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो मैंने एग्जांपल करवा दिया एक। फिर नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये सीधा लास्ट टॉपिक है इसका, जिसमें डी ब्रॉगली वगैरह भी आ जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, फोटोन जो है रेडिएशन मैटर का जो है, देखो एक तरह से सिमेट्री चाहिए यूनिवर्स को, है ना, जिसमें रेडिएशन ऑफ मैटर्स और ये लाइट वगैरह है, जिनका नेचर क्या होता है, डबल होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव फॉर्मेट भी होता है। इसमें हमने सीधा सीधा देखा E=h न्यू Hc/λ, और ये क्या है आपका मोमेंटम है जो कि h/λ होता है, h न्यू बाई c लिख सकते हो आप जिसको। फिर आप हमने देखा वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, λ=h/p h/mv, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला, इन्हीं को अल्टा पल्टी किया हुआ है, ठीक है। अगला अब देखो, अब आया ये डी ब्रॉगली वाला, ठीक है, डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट आया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। λ=h/√2me इंटू काइनेटिक एनर्जी, λ=h/√2m काइनेटिक एनर्जी, क्यू को मैं काइनेटिक एनर्जी को मैं E इंटू वी लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं E इंटू वी, क्यू इंटू वी, ई तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन था तो E लिखूंगी, कोई चार्ज क्यू होगा तो क्यू इंटू वी लिखूंगी, तो मेरा लैम्डा जो हुआ वो हुआ h/√2m काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्यू इंटू वी लिखा, ये हो गया h/√2m h न्यू। ये कहाँ से आ गया, काइनेटिक एनर्जी को h न्यू भी तो लिख सकते हो, और यही हो गया λ=h/√2m q इंटू वी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए रखूंगी तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखूंगी, क्यू की जगह मैं क्या रखूंगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखूंगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वी जो है वो मैं देख लूँगी, मेरा जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो लैम्डा जो होगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो होगी वो होगी 12.27/√v, जो कि है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या आएगा एंगस्ट्रॉम में। सेकंड मैंने देखा प्रोटॉन के लिए, जो कि आएगा 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। ये सारे फॉर्मूला लर्न कर लेना, छही तो है, इतना कुछ मतलब टफ भी नहीं है, बार बार देखोगे एक दो बार तो सेम हो जाएगा। अब
इसके लिए और इसके लिए आपको नंबर तो सेम याद करना है, लेकिन इसमें क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, लेकिन इसमें क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी जो कि E इंटू वी होगी। ड्यूट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है वो 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। आपका जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए कितना होगा 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम में आएगा। फिर आपने देखा गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा H अपॉन रूट 3m KB इंटू टी। एच अपॉन रूट, इसमें से एक स्पेशल क्वेश्चन आता है जिसमें ये जो लेमडा जो है ये प्रपोर्शनल किसके हो गया, रूट टी के, ये देख पा रहे हो आप। तो इसमें इसको कंपेयर करवाने वाला क्वेश्चन आता है कि T1 टेम्परेचर के ऊपर इतना है तो T2 टेम्परेचर के ऊपर कितना होगा, इस तरह से, ठीक है। देखो इसी के साथ ड्यूअल नेचर और रेडिएशन ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल है ना। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ, लास्ट में हमने पूरा क्या पढ़ा, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ई से आया, इसका फाई है और इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इनको मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहती हूँ। ये जो करंट जनरेट करते हैं उसको मैं फोटो करंट कहती हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटोन जो है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ होगी। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, E/c H अपॉन लेमडा। याद रखना है E = mc² से, E = mc² से दोनों फॉर्मूला आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की, सीधा सीधा निकाल सकते हो, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होगा, उस अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ फोटोन जो है 1000 गिरेंगे तो कम से कम 2 या 3 या 10 या 12 ही रिलीज कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे आता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई वी नॉट, ठीक है। ई वी नॉट क्या है, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइंस्टाइन ये अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती हूँ, ठीक है ना। ये सिंपल है, कुछ इसका बताने का नहीं था, मैं बस स्किप कर दिया था गलती से। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, पता है आपको। इन दोनों में रिलेशन सेम वही रिलेशन है जो कि आपका लेमडा और न्यू नॉड में होता है। ये 3 केस हमने देखे थे, आपको पता है, सिंपल है कि एमिशन ऑफ फोटोन जो है वो कब होगा, जब इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन 0 से मैक्सिमम हो सकती है, डिपेंड नहीं करती है किस पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। लेकिन जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नो टाइम गैप बिटवीन इमिशन एंड इंसिडेंस, इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें ग्राफ पढ़े। ग्राफ क्या, सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पढ़ा जिसका स्लोप H/E आएगा, है ना। और ये क्या है, ये वाला जो डिफरेंस है ये हमें वर्क फंक्शन को दिखाता है। सेकंड हमें फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में पढ़ा, जिसमें अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रखती हूँ, फोटो करंट क्या है, वेरी करता है। फिर हमने देखा फोटो करंट और रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मेरा आई सेम है तो रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरह से वेरी करता है। फिर फोटो करंट और इंटेंसिटी देखा मैंने, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो ई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, E = hc अपॉन लेमडा होता है, h न्यू होता है, n से मल्टीप्लाई करो तो n नंबर ऑफ फोटोन के इक्वल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है सैचुरेशन करंट के प्रोपोर्शनल होती है। और हमने देखा सोर्स से जो पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस है उसके R² के क्या होती है, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और R के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके लिए, लाइन सोर्स के लिए, और पॉइंट सोर्स के लिए R² के। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और फोटोन अब देखेंगे हम। ड्यूअल नेचर में हमने क्या है, इसमें ज़्यादा का फॉर्मूला याद रखो, थ्योरी का कुछ वो है नहीं ज़्यादा बेस, है ना। वेवलेंथ ऑफ मैटर लेमडा = H/P H/mv, ये अभी पीछे आया था फॉर्मूला वही। इसमें इंपॉर्टेंट ये 6 फॉर्मूले याद रखो। लेमडा = H/2m काइनेटिक एनर्जी, H/2m h न्यू, H/√2m qv, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर आ जाएगा 12.27, प्रोटॉन के लिए आ जाएगा 0.286, न्यूट्रॉन के लिए आ जाएगा 0.286, लेकिन नीचे काइनेटिक एनर्जी का रूट होगा। न्यूट्रॉन के लिए 0.202, रूट वी आ जाएगा। ये रूट वी जो है सब में ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन रूट वी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है। He+2 ये चीज़ होती है अल्फा पार्टिकल, पता तो होगा ही वैसे आपको, पर फिर भी। और ये आपका जो ये है गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा, H/√3m kBt। इन सब में कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे, कंपेयर करवाने वाले आएंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधा सीधा किसी एक की आपको वही पूछ सकता है, वेवलेंथ ही पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में और आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करो कि अगर आपको कुछ लगता है, कुछ सी पार्ट में डाउट है, या फिर कहीं पे आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो मुझे कि ये चीज़ गलत है, तो कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर तो कर ही देना प्लीज़, जितने भी एम्स वाले, नर्सिंग वाले और पैरामेडिकल वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। इसमें पूरा हमने 2 पेज के अंदर, आप देखो 2-2.5 पेज के अंदर हमने कितना डिटेल में पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है ना। अब इसमें चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ टेंशन नहीं होने वाला है। इतना टफ कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला है, नॉर्मली रहता है, मीडियम लेवल रहता है, जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अभी इसके बाद में जब क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी तब आप देख ही लेना, ठीक है। तो कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन सीरीज़ वाली है उनके सबके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है।